घटा क्यों रहा है वो स्टैंडर्ड को? मैं मेरे साथ वालों सारे लोगों को जानता हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और एमपीपीएससी में आ गए, और उनमें से 10-15 ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने कलेक्टरों से ज़्यादा समझदार हैं, जो डायरेक्ट आईएएस आते हैं उनसे भी ज़्यादा समझदार हैं। पर वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को पहचाना नहीं, वो भावुक थे, इमोशनल थे, और जैसे ही डिप्टी कलेक्टर मिला कि इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने यूपीएससी पे ध्यान ही नहीं दिया, और तुरंत ट्रेनिंग में जब नंबर आ गया तो बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिल गया, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ थे। तो उनको लगा मुझे बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिला है, मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, तो मुझे इस स्टेट को कुछ देना चाहिए, इस पद के ऊपर मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। तो जैसे ही उसको एसडीएम बनाया तो पागलपन की हद तक एसडीएम वाला काम करने लगा, और इतना काम करने लगा, एसडीएम में इतना डूब गया कि सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, रात को 11-12 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है। उसको ये याद ही नहीं रहा कि उसने तैयारी यूपीएससी की थी तो और एक एग्ज़ाम देना भी बाकी है और मुझे वहाँ पहुँचना है। और जो कलेक्टर है उसकी इतनी जी हुजूरी करने लगा, जी सर जी सर जी सर, आदेश का पालन, उसकी निगाह में ऊंचा उठना, अपनी सीआर को अच्छा बना के रखना, सीनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार, फिर उनसे शाबाशी, उसके लिए पगला गया, वो भयंकर पागल हो गया। और जब उसका सिलेक्शन हुआ था तब हम तहसीलदार बने थे या हम छोटी पोस्ट पे थे, हम बहुत उसको भी ऊंचा मानते थे कि ये कमाल है, मतलब एसडीएम बनाता, और देखो अभी 21-22 साल का है, एसडीएम है। पूरा शहर बोलता कि एक छोटा सा लड़का है, क्या कमाल का है, और न्यूज़पेपर में भी छाया रहता है, कलेक्टर का नाम ही नहीं आता, उसी का आता है। तो चारों तरफ तारीफ, और ये उसमें वो माया मोह में खो गया। अब अभी जब 15 साल बाद, 20 साल बाद अब जब मिलते हैं या कहीं मैं बैठा हूँ जैसे उसके कलेक्टर के साथ में, ये कई बार कलेक्टर मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं उसको सर कहता था उस समय में, क्योंकि हमारी छोटी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। दोस्त था फिर भी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो जॉब में था, एसडीएम था, उसका सम्मान करते थे, दिल से श्रद्धा निकलती थी उसकी। और उस समय का कलेक्टर उसके सामने नॉलेज में कहीं नहीं लगता था। लेकिन क्या हुआ कि जब हम उसके कलेक्टर के साथ बैठे तो वो तो हमारे पैर छूता है, उसका कलेक्टर, लेकिन वो जब आया तो वो उसके सामने कुर्सी पे ना बैठे, और हम तो चाय पी रहे हैं दोनों। और कलेक्टर ने उसको कहा, क्या तुम गधे आदमी हो, तुमने पढ़ाई की कभी जिंदगी में? और वो 23 साल का लड़का, वो 25-26 साल का लड़का, अब वो हो गया 40 साल का, तुम में अकल ही नहीं है, ऐसे करते हैं काम? और सॉरी सर मैं ठीक कर लूँ। क्या सॉरी? भयंकर डांट, और वो देख रहा है मैं, और हम क्या कर सकते हैं उसका? ऐसा हश्र हो जाता है फिर बात। तो इसलिए हम खास करके अपने स्टूडेंट से ये कहेंगे कि पहले ही अच्छी तैयारी करें, बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करें, तो बाद में जाके ये तरह के फ्रस्ट्रेशन आएंगे। बाहर निकल कर वो खड़ा और वेट कर रहा था उसके चैम्बर के बाहर कि मैं जब निकलूँगा उसके बॉस के यहाँ से तो उसके कमरे में भी थोड़ी देर बैठ के जाऊँगा। तो जब मैं निकला तो वो गेट पे ही खड़ा, सर प्लीज़ 2 मिनट के लिए आइए ना, आप भी मतलब बैठिए ना यहाँ पे भी, मेरे पास भी बैठिए। मैंने कहा क्यों नहीं बैठेंगे तुम्हारे पास? बैठेंगे भी तुम हमारे पुराने साथी हो। लेकिन मैं कहा तुम कितने मतलब ऐसे कैसे हो गए? नहीं सर बस मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ सर। वो स्मार्ट वर्क करता है, तुम हार्ड वर्क करते हो। वो वहीं रह गया। यही मैं बता रहा था कि ये अंतर जो है ये अब नहीं रहेगा, अब परीक्षाओं में इतना अंतर नहीं रहेगा। उस समय में भी ये सब चीज़ें नहीं थी। उसने क्या किया कि उस सफलता को उलझ गया वो उसमें। इसलिए हम कई बच्चों को सिखाते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे बात मानते भी हैं पर पूरे दिल से नहीं मान पाते, फिर पछताते हैं। हमने तो तुरंत छोटी छोटी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। उस समय में वो जो हमारे दोस्त लोग नाराज़ होते थे रिज़ाइन पे, वो आज सब बोलते हैं कमाल है, मतलब तुम्हारे क्या डिसीजन थे भाई, तो कितने आराम में हो तुम, कितने कूल हो, परिवार को समय दे पाते हो, बच्चे को समय दे पाते हो, सबसे बड़ी चीज़ अपने बच्चे को पढ़ा पाते हो।
मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन मैं अपने बच्चे को बता नहीं पाता, फ़ोन आ जाता है तुरंत, उसको जैसे ही किताब लेके बैठता हूँ फ़ोन आ जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप कोई भी डिप्टी कलेक्टर ना बने, लेकिन अंतर बहुत आने वाला है परीक्षाओं की उसमें, और आ भी गया है। पिछली बार का प्री आपने देखा है कि नहीं? मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, प्रीलिम्स का स्वरूप बदल गया है, केवल मल्टीपल चॉइस उस तरह से नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज पूरा स्वरूप बदल गया है। अब सीधे सीधे वैसे प्रश्न नहीं है पहले जैसे, अब आपको यूपीएससी स्टाइल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग मार्केट में भ्रम फैला रहे हैं कि एमपीपीएससी की अलग तैयारी कराएंगे और यूपीएससी की अलग कराएंगे, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स का अलग कराएंगे, मेंस का अलग करा रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, वो भी बता देता हूँ। जो हिंदी है लोग, उनको इंग्लिश सीखना पड़ेगी, कैसे भी करके सीखना पड़ेगी, क्योंकि बिना इंग्लिश के आपका उद्धार नहीं होगा। थॉट प्रोसेस का जो उच्चतर लेवल है, हायर लेवल है, वो इंग्लिश में ही आता है, क्योंकि इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर अच्छे हैं, इंग्लिश की ही बुक्स आज भी अच्छी हैं। और इंडिया अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आपको हिंदी में बुद्धिमान मान ले, वो इंग्लिश में ही बुद्धिमान मानते हैं। इसलिए इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम के किन लोगों का सिलेक्शन होता है? जिनका इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा होता है, यानी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। जो हिंदी मीडियम में भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्द लिख देते हैं, जगह जगह पर अपनी अंग्रेजी ले आते हैं, और हिंदी मीडियम में ये एहसास कराते हैं कि उन्हें पर्याप्त इंग्लिश आती है, लेकिन वो हिंदी में लिख रहे हैं, यानी एहसान कर रहे हैं, वो लोग सेलेक्ट होते हैं। और एमपीपीएससी की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों से भी कहना चाहता हूं कि हिंदी के बिना आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हिंदी का अपना एक पेपर है 300 नंबर का, और 100 नंबर का निबंध जो है आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा।